हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ेंगे आज समास के बारे में। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? समास के बारे में। तो देखिए, समास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे समास के बारे में। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास कहलाता है। यानी कि दो पद होते हैं और दो पद मिलकर एक छोटा पद बन जाता है। ठीक, जैसे और में आप बोल सकते कई पदों को मिलकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको छोटा ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग समझ सकते हैं, समझ जाएंगे समास को। और यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण, यानी कि किसी वर्ड को छोटा करना। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण है तो उसको मिलाकर आपस में हम क्या कर देते हैं? छोटा। तो बहुत बार पूछता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेपण। ठीक है, देखिए, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है अविर्भाव समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है तत्पुरुष समास, छठवां होता है बहुव्रीहि समास। तो आप यहाँ से एक एक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? अविर्भाव समास के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो अविर्भाव समास का जो परिभाषा है, बोलता है डिफिनीशन, कि इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। इसका पूर्व पद अवयव होता है और समस्त पद प्राय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अवयव का अर्थ होता है कि यानी कि वैसा शब्द जिससे कि कोई दूसरे वर्ण में उसको जोड़ने पर उसका अर्थ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अर्थ बदल जाता है। जहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है पेट। पेट एक शब्द है, क्या है? पेट। पेट हम लोग का नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर जब इसमें भर मिल गया तो भर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, सॉरी अव्यय हो जाएगा। तो जब इसमें भर मिल गया तो भर पेट, यानी कि पूरा पेट कोई भोजन करता है तो उसको भरपेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है आमरण, यानी कि मरण मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? इसमें आ मिल गया तो आमरण, यानी कि वर्ड को क्या कर दिया? और भी आकर्षित बना दिया। यानी कि क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो अवयव होता है और पहले ही पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। और समस्त पद जो मिलकर क्या बनता है? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि उसका अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। जैसे कोई है सुंदर, कोई लड़की है, मान लीजिए बोला जाता है सुंदर, लेकिन उसमें अति जोड़ दीजिए, अति सुंदर, तो उसमें क्या हो गया? उसका जो सुंदरता है वो और बढ़ गया, यानी कि वो बहुत सुंदर हो गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गई? सुंदर। जैसे यहाँ पर जन्म, आजन्म। ठीक है, अभूतपूर्ण, तो यहाँ पर आ क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। अभू क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? अवयव। भर क्या हो जाएगा? अवयव। तो यानी कि जिसमें पूर्व वर्ण की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अविर्भाव समास कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास का परिभाषा बोलता है कि वैसा समास जिसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या उपमावाचक होता है तथा दूसरा पद प्रधान रहता है, कर्मधारय समास कहलाता है। हम लोग अविर्भाव समास में क्या पढ़ें कि जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो कर्मधारय समास होता है उसका पहला पद किसके रूप में प्रयोग होता है? विशेषण के रूप में। हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में विशेषण किसे कहते हैं, और दूसरा पद विशेष्य के रूप में। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर पेंडिंग रखिए, मैं आगे बताऊंगा कि विशेषण किसे कहते हैं। बस इतना समझिए कि जो क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। ठीक है, देखिए क्या बोलता है इसका एग्जाम्पल में, विशेषणवाचक
पहला क्रमधारय समास में कुछ उदाहरण आते हैं विशेषणवाचक। इसमें विशेष संज्ञा की क्या होती है, विशेषता बतलाई जाती है। जैसे वीरबाला, एक उदाहरण क्या है, वीरबाला। तो वीर अर्थात विशेषण और बाला विशेष्य, यानी कि जो बाला है क्या है, वो विशेष है। सॉरी, जो वीर है, वीर तो विशेषण हो गया और यहाँ पर बाला विशेष हो गया। तो जो वीरबाला है कैसी है, बहुत ही वीर है। जो बाला क्या है, कैसी है, बहुत ही वीर है। जैसे यहाँ पर देखिए नीलकमल है, क्या है, नीलकमल। तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण, और कमल हो जाएगा विशेष्य। यानी कि जो नीलकमल है अर्थात जिसको क्या कहा जाता है, पुष्प को क्या कहा जाता है, नीलकमल, कमल के पुष्प को। तो यहाँ पर नीला क्या हो जाएगा, विशेषण, और कमल क्या हो जाएगा, विशेष्य। देखिए ये तो ये हम लोग विशेषणवाचक, जिसको संज्ञा की क्या होती है, प्रधानता। इसकी क्या है, वीर, नीला, यानी कि कमल कैसा है, तो नीला है। बाला कैसी है, तो वीर है। तो यहाँ पर वीर की और नीला की क्या हो गई, प्रधानता। और यहाँ पर आगे देखिए ख नंबर, उपमावाचक, यानी किसी वस्तु को क्या किया जाता है, प्रधानता दी जाती है। जैसे में इसमें एक वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु से की जाती है, यानी कि तुलना करना जिसको बोलते हैं। उपमा देना मतलब तुलना करना। तो कमल नयनम, कमल जिससे उपमा दी जा रही है, और नयन जिसकी उपमा दी जा रही है। यहाँ पर देखिए दोनों में वर्ड में क्या अंतर है, कि जिससे उपमा दी जा रही है, कमल से उसमें उपमा क्या हो रही है, किसी को दी जा रही है। तो किसको दी जा रही है जी, तो नयन को, जिसकी उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो यानी कि किसी की तुलना किसी से की जाती है। जो कमल है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना नयन से की गई है। ठीक है, तो कमल नयनम। अब आते हैं हम लोग द्विगु समास की तरफ। किसके तरफ, द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत ही सिंपल होता है ये। पहला वर्ड क्या होना चाहिए, उसमें संख्यावाचक, यानी संख्या का बोध होना चाहिए। जैसे में चौराहा, 4 राहों का समाहार, यानी कि 4 राह होना चाहिए, चौराहा कहते हैं। उसके बाद 9 ग्रह, 9 ग्रह में 9 ग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्यावाचक, ये तो सिंपल है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे समास की तरफ, जिसका नाम है द्वंद्व समास। अब देखिए इसको भी समझने वाली बात है कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे ले लीजिए माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और दोनों वर्ड का संबंध एक दूसरे से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जहाँ पर दोनों वर्ड साथ में आएंगे, प्रधानता रहेगी, वहाँ दोनों वर्ड का कोई ना कोई आपस में क्या होगा, संबंध होगा। तो उसे कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, कि जिसमें दोनों पदों की प्रधानता, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे में राम कृष्ण, सीता राम माँ बाप, यानी कि राधा कृष्ण में आप लिख सकते हैं। यानी कि जिसमें दोनों वर्ड क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसको इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है। अब देखिए 2 नंबर द्वंद्व समास का भेद होता है समाहार द्वंद्व। जिन समासिक शब्दों के समूह या इकट्ठा होने का अर्थ निकलता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यानी कि वैसे समास कि जिससे किसी वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी कि इकट्ठा होने का, कि कोई जंतु, जीव जंतु या मनुष्य एक जगह बहुत इकट्ठा है। जैसे में जीव जंतु, दाल रोटी, घास फूस, कंकड़ पत्थर, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इसको पढ़ा नहीं जाता है, बस इसको जाना जाता है कि तीसरा कौन होता है, वैकल्पिक द्वंद्व। अब देखिए 5वां पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम उत्तर पद प्रधान हो से क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। यानी कि लास्ट वाला वर्ड की क्या होता है, अंतिम वर्ड उत्तर वर्ड प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जैसे देखिए यहाँ पर सिर तोड़, क्या चीज, सिर तोड़ पाकिट मार। तो यहाँ पर पाकिट मार, किसका पाकिट मार, पाकिट क्या हो रहा है, मारा जा रहा है। तो मारा जा रहा है, लास्ट में क्या होगा, प्रधान हो गया उत्तर पद। यानी कि पहले पद को जब हम प्रश्न के रूप में करते हैं तो दूसरा पद जो होता है हम लोग को उत्तर के रूप में मिलता है।
तो वैसे समास क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे आप सिर किसका सिर तोड़ रहे हो? सिर को क्या कर रहे हो? तो सिर को तोड़ रहे हो। पॉकेट को क्या कर रहे हो? मार रहे हो, यानी कि पॉकेट मार। तो वैसे जो पहले वर्ड को प्रश्न के रूप में उच्चारण करने से दूसरे वर्ड क्या होते हैं? उत्तर के रूप में प्राप्त होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या उसको अन्य डिफिनेशन द्वारा समझ सकते हैं कि जिस समास का अंतिम उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट में बहुब्रीहि समास। इस समास में मूल शब्द से कुछ हटकर अर्थ होता है, जिसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, ठीक है। उसका इसमें समझने वाली ये बात है कि बहुब्रीहि समास जो होता है किसी वर्ड का एक अलग अर्थ देता है। क्या देता है? कि कोई वर्ड है तो उसका अलग अर्थ कर देगा। लेकिन जो कर्मधारय समास होता है उसमें विशेषण और विशेष्य की स्थिति रहती है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड को एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अंतर को स्पष्ट कर दूंगा। यहाँ पर बस समझने वाली की बात है कि बहुब्रीहि समास जो होता है, जैसे वीणा पाणी, तो वीणा पाणी किसे कहा जाता है? तो जो वीणा को धारण करता है, वीणा पाणी जो वीणा को धारण करता है, यानी कि सरस्वती माता। त्रिलोचन जिसके 3 लोचन हो, यानी 3 नेत्र हो, तो क्या हो जाएगा? शंकर भगवान। तो इसका अर्थ जो होता है वो मूल वर्ड से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और कर्मधारय में क्या होता है कि जो विशेषण है विशेष्य की क्या बताता है? स्थिति बतलाता है, ठीक है। तो आप इतना ही समझ जाइए, और इनको अच्छे से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समास पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।